कांता देवी के पति की मौत हो चुकी थी। अब बस वो और उनका बेटा आशीष ही रह गए थे। आशीष के पिता संतोष जी का कारोबार बहुत ही बड़ा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और कांता देवी का बेटा आशीष और मेघा एक दूसरे को अरसे से जानते थे और शादी करना चाहते थे। उन दोनों के सपने बहुत बड़े थे। बेटा, अब मुझे ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, ऐसा दूसरों के भरोसे ऑफिस कब तक चल पाएगा। आप क्यों जाओगे ऑफिस माँ, मैं संभालूंगा ना। मैं और मेघा जल्दी ही शादी कर लेंगे, फिर हम दोनों संभाल लेंगे। तुम लोग जब करोगे तब कर लेना, अभी तो मुझे जाने दो। कांता अपना पर्स उठाती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिन वो ऑफिस संभालती है और बहुत अच्छी तरह से संभालती है। थोड़े समय बाद आशीष और मेघा भी शादी कर लेते हैं। आशीष, देखो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और फिर बिजनेस भी चलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो ये करना है। कम से कम 5 साल बच्चा नहीं करेंगे हम, वरना फिर उसको संभालने के चक्कर में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दोनों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और उसी हिसाब से काम करते हैं। उधर कांता जी भी ऑफिस अच्छे से संभाल रही होती है। एक दिन की बात है, कांता देवी से एक फैसला गलत हो जाता है और 1 करोड़ों की डील हाथ से निकल जाती है। माँ, ये क्या कर लिया आपने, इतना बड़ा नुकसान करा दिया। नहीं समझ आ रहा था तो पूछ लेते, हम दोनों को ही कारोबार की अच्छी समझ है। अरे कोई एक फैसला गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं संभाल सकती। नहीं माँ, अब से आगे से ऐसा ना हो, इसलिए मैं और मेघा दोनों ऑफिस आया करेंगे। जल्दी ही मेघा और आशीष दोनों ऑफिस आने लगते हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ ही संभालने लगते हैं, सारे फैसले खुद ही करने लगते हैं। आशीष, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि सपने पूरे हो रहे हैं। एक दिन की बात है, ऑफिस से आते समय मेघा की तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसको जैसे अपने सारे सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं। वो घर आकर आशीष से बात करती है। नहीं आशीष, मैं अभी माँ नहीं बन सकती, मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं भी नहीं चाहता था, पर अब हो गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ भी नहीं मानेंगी। पर उनको बताएगा कौन? हम चुपचाप कर लेंगे जो भी करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा। देखो मेघा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं देख लूँगी ये सब। दोनों में बहस इतनी तेज़ हो जाती है कि उनकी आवाज़ बाहर तक जाती है। कांता को पूरी बात तो पता नहीं चलती, पर वो इतना समझ लेती है कि वो दादी बनने वाली है और बहू भी खुश है। क्या, मैं दादी बनने वाली हूँ? ये सुनते ही दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब तो बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो टाइम भी कट जाता है। अब तो ये 2-3 महीने की हो गई है, मैं ऑफिस जाना वापस चालू कर दूंगी। क्या, अभी से? अरे अभी ये बहुत छोटी है, तुम्हें अभी इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं मम्मी जी, मुझे तो ऑफिस जाना ही है। ऑफिस सही तो चल रहा है, मैं और आशीष देख लेंगे बाकी का। नहीं मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है। आप एक काम करिए ना, आप घर पर रहिए, आप ऑफिस जाना बंद कर दीजिए। अरे मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूं? मेरे पति का बिजनेस है तो मैं तो संभालूंगी ही। उनकी बहस होती देख आशीष भी आ जाता है। माँ, ये सही तो कह रही है, आपकी उम्र भी हो गई है, अब घर पर रहा करिए ना। ऐसे अच्छा नहीं लगता आप जीन्स टॉप पहनकर ऑफिस चली जाती हैं। इस बात का क्या मतलब है? मैं जो मर्जी पहनकर जाऊं ऑफिस, तुम कोई नहीं होते बोलने वाले। तो ठीक है मम्मी जी, ऐसा करते हैं कि एक आया रख लेते हैं। अरे मैं दादी बनी हूं तो तुम भी तो माँ बाप हो ना इसके, तुम नहीं प्यार करते इससे? प्यार करते हैं, पर आपको पता ही है ना कि मुझे अभी बिजनेस भी संभालना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे कुछ नहीं पता आशीष, मैं इसे संभालने के लिए घर पर नहीं बैठ सकती। तुम ऐसा करो, एक आया रख लो। आया की बात सुनते ही कांता ही अपने आप को पीछे कर लेती है। नहीं नहीं, आया नहीं। ऐसा करते हैं कुछ दिन मैं ही रहती हूँ इसके पास। कांता देवी का मन आया के लिए मानता नहीं। वो खुद ही घर पर रहकर बच्ची की देखभाल करने का सोच लेती है। सब कुछ ठीक चलता है, पर कांता देखती है कि मेघा और आशीष अपनी बच्ची पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दिन वो बहुत रो रही थी और मेघा भी घर पर ही होती है, फिर भी मेघा उसे चुप कराने नहीं उठती। मेघा, तुम यहीं बैठी हो, अंदर बच्ची रो रही है, फिर भी उसको देखने नहीं उठ सकती? यह क्या बात हुई? माँ जी, आप है तो सही देखने के लिए। अरे मैं हूँ, पर माँ तो माँ होती है। हो सकता है उसे भूख लग रही हो, उठो उसे दूध पिलाओ। अरे वहाँ कमरे में पाउडर वाला दूध रखा तो है, पिला दीजिए ना। मेघा, जब आज तुम घर पर हो तो पाउडर वाला दूध क्यों पिलाना है इसे? माँ जी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। वैसे भी आजकल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो मॉडर्न औरतें घर से निकलती हैं उनके बच्चे पाउडर वाला दूध ही पीते हैं।
अरे वो मजबूरी होती है उनकी, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारे बिना भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, लेकिन मैं घर पर बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहकर वो उठकर चली जाती है और कांता बच्ची को कमरे में ले जाती है। पर अब कांता देखती है कि आशीष और मेघा ने पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और बच्ची पर भी ध्यान नहीं दे रहे। वो आशीष से बात करती है। देखो बेटा, माना तुम दोनों कारोबार संभालना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छी बात है, पर बच्ची तुम्हारी है, इसे कैसे पालना है ये तुम देखो। अब मैं इसे नहीं पाल सकती, मैं थक जाती हूँ, और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों माँ, आप इसकी दादी नहीं हो क्या? आपका फर्ज नहीं है क्या? हाँ मेरा फ़र्ज़ है, पर एक हद तक। तुम दोनों तो इसे मेरे भरोसे छोड़कर काम पर चले जाते हो, मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं। इतने में मेघा आ जाती है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से मैं और आशीष डील्स करते हैं आप भी कर लेंगी? हाँ क्यों नहीं कर सकती, पहले भी तो करती थी। मैं बस अपनी पोती के प्यार में पागल बन गई थी। हाँ देखा था हमने, कैसी डील की थी आपने, करोड़ों का नुकसान करवा दिया था। अरे एक बार हो गया सो हो गया, उसके बाद में मैंने अपनी कंपनी को बहुत फ़ायदा भी तो करवाया था। ये क्यों भूल रहे हो तुम दोनों? तो आप क्या चाहती हैं, मैं घर पर बैठूं सारा दिन बस इसे देखती रहूं? ये काम मुझसे नहीं होगा। अपनी इतनी प्यारी बच्ची को काम की तरह देखोगी तो कभी इसे प्यार नहीं कर पाओगी बेटा। इसे एक बार गोद में लेकर देखो तो सही, इसका एहसास तो लो एक बार। माँ जी, आप प्लीज़ मुझसे ये सारे ड्रामे मत करवाइए, मुझे बहुत काम है। कांता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कैसे समझाए। हार कर वो बच्ची को पलंग पर रख देती है और ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगती है। पहले तो दोनों का ध्यान नहीं जाता। कांता जीन्स टॉप पहनती है, पर्स उठाती है और ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहती है। तब उन दोनों का ध्यान जाता है। अरे आप कहाँ जा रही हैं, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर, और बच्ची कहाँ है? देखो भाई, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हारी बच्ची अंदर सो रही है और मैं जा रही हूँ ऑफिस। ये सुन के मेघा अंदर जाकर उसे उठाती है। उसकी बेटी उसकी उंगली पकड़ लेती है। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कांता देख लेती है। बेटा आया समझ में? इतने दिनों से मैं क्या समझाना चाह रही थी। ये करियर, ऑफिस सब बाद में भी कर सकती हो। अभी ये जो पल है ना, ये दोबारा नहीं आएंगे। इसे अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ बिताओ। अपनी बच्ची को हाथ में लेते ही जैसे मेघा को हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगी थी। हाँ माँ जी, मैं समझ गई। आप मुझे इतने दिनों से क्या समझाना चाह रही थी। और देखो रही ऑफिस की बात, कभी तुम चली जाना, कभी मैं चली जाऊंगी। ये कहानी आज के समय की है, जहाँ लड़के लड़कियां शादी के पहले से ही साथ रहने लग जाते हैं। माही, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? हाँ, पंडित जी और सिंदूर ले आना, शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ कर लेंगे शादी भी, क्यों परेशान हो रही हो? पापा अगले महीने आ रहे हैं तो बात कर लूँगा। बता देना उनको, और मैं भी मामा को बुला लूँगी। और सुनो, उन लोगों को ये कैसे बताएंगे कि हम लोगों का बेटा भी है? अब बताना तो पड़ेगा ही ना, वैसे भी चैंपियन को देखकर तो मेरे पापा वैसे ही निहाल हो जाएंगे। हाँ, मेरी माँ भी ना नानी बनकर बहुत खुश हो जाने वाली है। खैर, माही और समर जो कि एक ही ऑफिस में थे, छोटे शहरों से आए थे। 6 साल से साथ रह रहे थे, बस शादी नहीं की थी। एक रोज समर के पिता उसके घर आते हैं। दरवाजा माही खुलती है। अरे भैया, दूध लेकर इतनी सुबह आ गए। साहब सो रहे हैं अभी, पैसे कल ले लेना। कौन साहब? ये समर का घर है ना? वो मेरा बेटा है। या फिर लग रहा है कि मैं गलत घर में आ गया हूँ। अब माफ करना बेटा। समर का नाम सुनते ही पजामा टी शर्ट में खड़ी माही घबरा जाती है। अब नहीं नहीं बाबूजी, वो यही घर है, ये समर का ही घर है, आइए ना। अरे पर बेटा जी, आप कौन हो? माही कुछ नहीं बोल पाती और समर को बुलाने चली जाती है। समर पापा के पास आता है। पापा, आप तो कल 25 तारीख को आने वाले थे ना, फिर आज? बेटा आज 25 ही है, और तू आया नहीं लेने तो मैं समझ गया था कि तू भूल गया होगा। तभी समर और माही का बेटा सार्थक आ जाता है। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है समर जैसे तू छोटा हो गया हो। पापा सॉरी, मैं आपको बताने वाला था कि ये माही है, मैं इसके साथ ही रहता हूँ।
और ये मेरा बेटा है सार्थक। पिता को तो मानो शौक ही लग जाता है। शादी? शादी कब कर ली बेटा? और माता पिता को बुलाया तक नहीं? नहीं पिताजी, हम लोगों ने शादी नहीं की है ऐसे संस्कार नहीं है कि माता पिता से बिना पूछे ही शादी कर ले। वाह बेटा वाह, बड़ी संस्कारी हो। शादी के बिना बच्चा हो गया, लेकिन पूछे बिना शादी नहीं। वाह वाह वाह। तभी डोरबेल एक बार फिर बजती है और सामने खड़ी होती है माँ ही की माँ। अरे यार, अब ये सुबह सुबह। नहीं आंटी जी, काम वाली है हम लोगों के घर। वैसे भी रायता बड़ा फैला है, कल आ जाना। समर प्लीज चुप हो जाओ, वो मेरी माँ है। वाह बेटा वाह, फिर एक बार तुम्हारे संस्कार दिख गए। उसके पिता को तुमने दूध वाला समझा, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने तुम्हारी माँ को काम वाली समझ लिया तो बुरा लग गया। क्या माही, तुमने पिताजी को दूध वाला? तभी माही की माँ बोल पड़ती है। अरे बेटा माही, क्या ये सुबह सुबह घर पर पंचायत बिठा रखी है? कौन है ये लोग? और ये प्यारा सा मुन्ना किसका है? नाती है जी आपका, और मैं आपकी बेटी का होने वाला ससुर। और ये नाश पिता जो खड़ा है ना, इसका पति। माफ करना, पर ये आपके नाती का पिता है। हे भगवान, ये बुढ़ा क्या क्या बका जा रहा है? अरे माही, बोल दे कि ये सब झूठ है। नहीं माँ, ये बुढ़ा, सॉरी, पापा जी सही बोल रहे हैं। मैं नहीं मानती, मैं अपनी बेटी को ले जा रही हूँ। अरे नहीं करवानी मुझे इस लड़के से अपनी लड़की की शादी। हाँ, तो ये बच्चा भी ले जाओ, ये भी इसी लड़की का ही तो है। समर, ये क्या बोल रहे हैं? पापा, ये मेरा बच्चा है। देखा, मेरा बोल रहा है, यानी इसका है, मेरी बेटी का नहीं। माँ, क्या हो गया है तुम्हें? ये हमारा बच्चा है। और सार्थक, नानी को अंदर लेकर जाओ। चलो नानी, अंदर चलते हैं। दादू, आप भी आ जाओ, शाम को नीचे पार्क में घूमने चलेंगे, झूला झूलने। सार्थक के मीठे तोतले बोल से दादा और नानी दोनों पिघल जाते हैं। रात को खाना खाकर जब दोनों बैठे होते हैं। भाई साहब, गलती मेरी बेटी की है, उसमें तो समझ होनी चाहिए थी। आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा, मैं माफी मांगती हूँ। अरे कैसी बात कर रही है बहन जी, लड़के की भी बराबर की गलती है। अरे कितनी प्यारी बिटिया है आपकी, पहले ही बता देता तो क्या मैं मना कर देता। दोनों की बात माही और समर सुन रहे थे। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और उन लोगों के पास आते हैं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, गलती तो मेरी थी, मैंने ही समर को मना किया था। अरे नहीं माई, तुमने तो कई बार बोला। क्या है ना, मैं ही डर गया था। पापा माफ कर दीजिए मुझे। अरे कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगले महीने गांव में शादी का कार्यक्रम रख देंगे और सभी वक्त से आ जाना। माही मन में चैन की सांस लेती है कि चलो सब ठीक से निपट गया। अगले महीने सभी समर के घर जाते हैं। बच्चा है इन दोनों का? वाह, क्या बोलेंगे शादी में? जी, शादी में ना दूल्हा दुल्हन के साथ उनका बच्चा भी आया है। देखो, या तो बच्चे को कहीं और छोड़ कर आओ या फिर शादी भूल जाओ। अरे कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, बच्चा कहाँ रखेंगे वो लोग? शादी की नहीं तो क्या हुआ, बच्चा तो उनका है ना। नहीं, बच्चा मैं किसी हाल में नहीं अपनाऊंगी। अरे आसपास के लोग आएंगे तो क्या बोलूंगी उनको, बोलो। बहन जी, मेरी बेटी सार्थक के बिना नहीं रह पाती है, वो कैसे बच्चे के बिना रहेगी, सोचिए तो। ये तो पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं क्या बोलूंगी रिश्तेदारों को कि बहू दहेज में बच्चा लेकर आई है। माँ, तुझे सबकी पड़ी है लेकिन अपने पोते की नहीं। अरे चुप हो जा बेटा, मुझे सिखा रहा है। तूने एक बार भी सोचा कि माँ बाप की नाक कट जाएगी? समर क्या करता, चुप हो जाता है। माँ देखो, सार्थक तो आएगा ही, बस हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि वो हमारा बच्चा है। गलती हमने की है तो सजा हमें ही मिलनी चाहिए। शादी के दिन सभी होते हैं, सार्थक भी। ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे समर जैसा ही है। तभी समर की बुआ आ जाती है और पास खड़े सार्थक को जोर से डांटती है। ए, किसका बच्चा है ये? मारो इसको।
तब से पूरा काजू खाए जा रहा है। अरे अरे रहने दो ना, खाने दो ना बच्चे को काजू। अरे क्या हो गया है भाभी, किसका बच्चा है? आप क्यों इसे इतना प्यार कर रही है? अरे ठीक है ना, बच्चा चाहे जिसका भी हो। तुम कुछ खाओ ना दीदी, भतीजे की शादी है, कहाँ क्या बात कर रही हो। चलो ऊपर चलते हैं। समर की माँ और बुआ सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं कि सार्थक भी उनके पीछे जाता है, लेकिन कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही सार्थक सीढ़ी से गिर जाता है। सार्थक, मेरा बच्चा। वो भागकर सार्थक को गले लगा लेती है और रोने लगती है। मैं ठीक हूँ दादी, आप मत रो। दादी, अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है भाभी? सभी वहां आ जाते हैं, समर, माही, पूरे रिश्तेदार। हाँ दीदी, ये मेरा पोता है, मेरे समर का बच्चा। अरे क्या हो गया, बच्चों से गलती हो गई, लेकिन इसको तो मैं किसी को नहीं दूंगी। मेरा छोटा समर है ये। सभी रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं, लेकिन अब समर की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों की शादी धूमधाम से होती है। राधिका और अमन की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी गोद में एक बच्चा नहीं आया था। इसकी वजह से राधिका और अमन दोनों ही बहुत तनाव में रहते थे। साथ ही अमन के माँ बाप यानी कि राधिका के सास ससुर भी काफी परेशान रहते थे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि पढ़ी लिखी फैमिली होने के बावजूद भी उन लोगों ने कभी डॉक्टर से इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की। राधिका और अमन दोनों ही अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। 5 साल बीत जाने के बाद जब उनकी गोद में कोई संतान नहीं आई तो राधिका की सास उसे ताने मारने लगी। मेरे साथ की सारी औरतों के घर में 2-2 पोते पोतियां खेल रहे हैं। एक मुझे देखो, खेलना तो दूर, मेरे तो घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी तक नहीं गूंजी आज तक। भगवान जाने क्या लिखा है हमारी किस्मत में। सही कहती हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? अरे करना क्या है, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। इस तरह तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इकलौता बेटा है हमारा अमन, अगर उसकी कोई औलाद नहीं हुई तो हमारे परिवार का तो नाम यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। अब मम्मी, इसमें राधिका की क्या गलती? कभी कभी कुछ कपल्स के साथ ऐसा होता है कि उनके बच्चे नहीं होते, और शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल ही मेरी एक सहेली का फोन आया था। जब मैंने उसे बताया तो उसने मुझे एक औरत का पता बताया। अरे हमारे ही शहर में रहती है, ऐसी दवाई देती है कि 2 महीने में ही बहू की प्रेगनेंसी की खबर आ जाएगी। मम्मी जी, ऐसी भी कोई दवाई होती है क्या कि जिससे बच्चा हो जाए? अच्छा, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे क्या पता था, बहुत सालों के बाद अपनी सहेली से बात कर रही थी। अब उसने मुझे जैसे ही बताया मैंने उसका पता ले लिया। आज दोपहर को ही मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलूंगी। मम्मी जी, इन सब बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए क्या? अरे राधिका, एक तो वैसे ही कुछ हो नहीं रहा, एक बार ट्राई करने में क्या बुराई है? चली जाओ ना मम्मी के साथ। दोपहर के वक्त राधिका अपनी सास के साथ एक औरत के घर जाती है। देखिए बहन जी, मेरी बहू को कोई बढ़िया सी दवाई दे दीजिए। उसे बच्चे की बहुत चाहत है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में कम से कम एक पोता पोती आ जाए। देखो बेटा, इस पुड़िया में दवाई है। जब भी अपने पति के पास जाओ ना, तो पानी के साथ पहले दवाई खा लेना, फिर देखना 1 साल के अंदर तुम्हारी गोद में 1 नहीं 2-2 बच्चे खेलेंगे। क्या आप सही कह रही हैं आंटी जी? क्या ऐसा पहले किसी के साथ हुआ है? अरे ऐसे ही नाम नहीं हुआ मेरा। दुनिया भर की बांझ औरतें आती हैं मेरे पास मुंह लटका के और जाती है खुशी खुशी। आज तक ऐसी कोई औरत नहीं जिसको मेरी दी हुई दवाई से बच्चा ना हुआ हो। ठीक है आंटी जी, अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। और फिर कुछ दिनों के बाद राधिका वो दवाई लेना शुरू कर देती है। उसे दवाई लेते हुए अभी 15 दिन बीते थे कि एक दिन सुबह के वक्त राधिका को जोर जोर से उल्टी होने लगती है। अरे वाह, लगता है उस औरत की दवाई काम कर गई। हमारी बहू के पैर शायद भारी है। हाँ सही कह रही हो, इस तरह सुबह सुबह तो उसने कभी उल्टी नहीं की। लगता है अब मैं जल्दी ही दादा बन जाऊंगा। राधिका, क्या हुआ? कोई खुशखबरी है क्या? तुम बता रही थी ना कि तुमने उस औरत की दी हुई दवाई खाना शुरू कर दिया है।
पता नहीं, शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी भी मेरा दिल इस बात को नहीं मान रहा कि किसी की देसी दवाई से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं इतनी जल्दी। राधिका और अमन का परिवार बिना राधिका का चेकअप करवाए इस बात की खुशी मनाने लगता है कि शायद राधिका प्रेग्नेंट हो गई है। फिर 2 दिन बाद, अमन, मुझे तो पहले ही इस बात पर भरोसा नहीं था। जानते हो, वो उल्टी ना ऑफिस में पार्टी के टाइम मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उसकी वजह से हुई थी। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? हो सकता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं अमन, ऐसा नहीं है। आज सुबह ही मेरे पीरियड्स आ गए हैं। ये बात तुमने मम्मी को बताई या नहीं? बता दी है, और वो सुबह से ही बहुत परेशान है। फिर कुछ महीने इसी तरह निकल जाते हैं और राधिका की सास एक दिन फिर से राधिका को अपने पास बुलाती है। राधिका, बेटा जरा इधर तो आना। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ जरूरी काम था क्या? बेटा देखो, ये ना बहुत बड़े तांत्रिक महाराज हैं, बड़ी मुश्किल से हमारे घर आने को तैयार हुए हैं। पैर छुओ बेटा उनके। लेकिन आपने इनको यहाँ क्यों बुलाया है मम्मी जी? बहू, इनके आशीर्वाद से हमारे घर में जल्दी एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा। बहुत सुना है इनके बारे में, हमने सोचा एक बार कोशिश करके देखते हैं। अरे पापा, पहले उस औरत की दी हुई दवाई भी तो ट्राई की थी, उससे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ काम करने वाली है। तुम पढ़े लिखे लोग ऐसे ही माँ बाप की बात मानते नहीं। अरे इन तांत्रिक महाराज के आशीर्वाद से अच्छी अच्छी बांझ औरतों को भी बच्चे हो जाते हैं, और फिर एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है मम्मी जी, अगर आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। इधर आओ, हम तुम्हारे गले में एक ताबीज बांध देंगे बेटा। इस काले धागे को कभी मत उतारना जब तक तुम्हारा बच्चा ना हो जाए। इतना कहकर तांत्रिक राधिका के गले में काला धागा बांध देते हैं। महाराज, सच में मेरी बहू माँ बन जाएगी ना? मैं अपने आप को दादी बनने से अब और नहीं रोक सकती। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी बहू के ऊपर जो दोष था मैंने उतार दिया है। अब देखना, आपके घर में बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। लेकिन फिर कुछ महीने निकल जाते हैं और राधिका प्रेग्नेंट नहीं होती। अब राधिका और अमन दोनों और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि अपनी माँ के कहने पर उन्होंने तांत्रिक और उस औरत की दवाई दोनों चीजों को ट्राई कर लिया था। इन बातों से परेशान होकर एक दिन राधिका अमन से कहती है, अमन, आपको नहीं लगता हम बेकार की चीजों में अपना दिमाग लगा रहे हैं? बेहतर होता कि हम किसी डॉक्टर के पास ही चले जाते। राधिका, डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा? अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो हो सकता है कि तुम्हारी या मेरे अंदर किसी के अंदर कमी होगी, शायद इसीलिए। हाँ, तो हमें उस बारे में डॉक्टर के पास जाकर पता तो करना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता। राधिका, बेकार में ही अगर तुम्हारी मेरी किसी की भी कमी की बात सामने आ गई तो घर में और तमाशा हो जाएगा। रहने दो। और वैसे भी मम्मी कोशिश कर रही है ना। मम्मी जी जो कोशिश कर रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना राधिका, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे शरीर की कोई भी प्रॉब्लम सबके सामने आए और फिर हमारा मजाक बने। इस तरह से अमन राधिका की डॉक्टर के पास चलने की बात मानने से मना कर देता है। कुछ दिनों के बाद राधिका की सास की दूर के रिश्तेदार उनके घर आती है। जब उन्हें राधिका की परेशानी के बारे में पता चलता है तो वो राधिका से कहती है, अरे बहू, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे शहर में पहाड़ी पर जो मंदिर है ना, उस मंदिर का बहुत नाम है। तुम्हारे पेट पर वहाँ भभूत लगवा कर आओ एक बार। वहाँ बैठी पुजारी के हाथ से लगवाना, बस फिर देखना चमत्कार होगा, चमत्कार। नहीं, ऐसे बहुत सारे तरीके हम पहले ही अपना चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कुछ करना चाहिए। अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। राधिका जैसे ही अपने ऑफिस पहुँचती है, उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसकी सहेली दीपिका उससे कहती है, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। क्या करूँ यार, एक तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही और उसकी वजह से मेरे घर में रोज रोज नए नए तमाशे होते हैं। कभी तांत्रिक, कभी किसी देसी दवाई, और अभी एक रिश्तेदार ने आकर एक मंदिर का पता बताया है। कह रही थी वहां जाकर पेट पर भभूत लगवाने से मुझे बच्चा हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था राधिका, तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इन सब बातों पर भरोसा करना सही नहीं है। मैंने अपने घर में सबको समझाने की कोशिश की दीपिका, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चलो ठीक है, वैसे मैं फिर से तुमसे यही कहूँगी कि एक बार अपने घर पर सबसे बात करो। क्या पता इस बार सब ठीक हो जाए, सब मान जाए। शाम को जब राधिका अपने घर पहुंचती है तो अपने सास और ससुर के कहने पर उसे जबरदस्ती मंदिर जाना पड़ता है।
मंदिर में जाकर पुजारी राधिका के पेट पर भभूत लगाकर उसे आशीर्वाद देता है। खुश रहो बेटा, बहुत जल्दी तुम्हें माँ बनने का सुख मिलेगा। अगर ऐसा हुआ ना पुजारी जी, तो मैं आपके मंदिर को पूरे 51,000 की दक्षिणा दूंगी। अरे क्यों नहीं होगा, इस मंदिर का चमत्कार आप जानती नहीं बहन जी, अच्छे अच्छे लोगों के काम बन जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, अगर पहले ही बहू को यहाँ ले आते तो आज बच्चा 5 साल का होता। आप लोगों ने बहुत देर कर दी बहन जी। उसके बाद कुछ महीने फिर से बीत जाते हैं, लेकिन राधिका की गोद में बच्चा नहीं आता। अब परेशान होकर राधिका एक दिन अमन को जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाती है। देखिए, मैंने आप दोनों का चेकअप कर लिया है और अच्छी बात यह है कि आप दोनों के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, तो फिर राधिका अब तक माँ क्यों नहीं बनी? सारी बात जानने के बाद अब तक जो समझ में आया है वो ये है कि शायद आप दोनों ही इस बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि आप माँ बाप नहीं बन सकते, और शायद आप जॉब भी करते हैं। जी डॉक्टर, हम दोनों ही जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब। आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेस रहता होगा। तो आप जानते नहीं कि आज की डेट में ऐसे कई कपल्स हैं जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन या तो टाइम नहीं मिलता या स्ट्रेस में रहते हैं, और इसी वजह से माँ बाप नहीं बन पाते। डॉक्टर साहब, आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। वैसे आपकी पत्नी ने बताया कि आप काफ़ी सारे देसी तरीके भी ट्राई कर चुके हैं। देखिए, इन सबसे कुछ नहीं होता। प्रेगनेंसी और बच्चा होना एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें किसी चमत्कार से काम नहीं होता। मैं आपको कुछ दवाइयाँ देता हूँ और आपको कुछ दिन के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए, उसके बाद आपको पक्का खुशखबरी मिल जाएगी। और फिर ऐसा ही होता है। राधिका और अमन जॉब से कुछ दिन की छुट्टी लेते हैं और घूमने जाते हैं, और कुछ महीनों के बाद राधिका की माँ बनने की खबर आती है।